मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इसके वीडियो आए हुए हैं। लोग जो है परेशान हो रहे हैं और पेट्रोल पंप वालों के पास कोई जवाब नहीं। अब इनकी जो कलई है वो बुरी तरह से खुल रही है और देश में हाहाकार मचने की नौबत है। जो कह रहे थे कि विश्व गुरु बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, वो आज कह रहे कि आम लोग सोना मत खरीदें, यात्रा मत करें। ये क्या हो गया है? ये तो देश की आजादी वगैरह की संप्रभुता को गिरवी रखते हुए हमें लोग मिल रहे हैं। शोर मचाते थे कि वो उनका 56 इंच का सीना है। हमारे महाबली का उन महाशक्तियों की ओर देखने की हिम्मत नहीं है। बोलना तो बहुत बड़ी बात है। हमारा जो शेयर मार्केट है वो पिछले 3 वर्षों में तो दुनिया का सबसे घटिया मार्केट में बदल गया है। कि मीडिया हमारे यहाँ वो एक्चुअली कुत्ते का रोल करता है, कटकरे कुत्ते का, जिसको ट्रेन किया गया हो लोगों को काटने के लिए। हम 6वें नंबर पर आ गए, इसलिए आए कि हमारे सब आंकड़े फर्जी थे। हम झूठ बोल के अपने को तीसरा चौथा बना रहे थे, पीठ ठोकवा रहे थे और मीडिया में हल्ला कर रहे थे। अमेरिका के ही किसी सेक्रेटरी ने बोला है, सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी के, कि अब इंडिया के साथ हम रिश्ते सुधारने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पूरी राजनीति का, विचार का, बातचीत का, मीडिया का, सारे हमारे संवाद का लक्ष्य पाकिस्तान है और हमको उन्होंने पाकिस्तान से भी बदतर बना दिया है। मोदी जी के राज में हमारा टूरिज्म ही नहीं हो रहा। कोई आना ही नहीं चाहता कि हम बहुत गंदे लोग हैं, हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए शौचालय वगैरह नहीं मिलते और विदेशी स्त्रियां वगैरह जैसा उनका ओढ़ना, पहनना, बोलना है, ऐसी हमने भीड़ तैयार कर रखी है पुरुषों की, वो उनको खा जाने वाली मुद्रा में मिलते हैं और तमाम कांड होते रहते हैं हमेशा। इस तरह के घटिया लोगों की भरमार आ रही है जो सिर्फ गाय, गोबर यही सब बेच रहे हैं, इसमें ठगी कर रहे हैं। हमने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री चीन की ओर देख नहीं सकते। बोलना तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ इन्वेंशन नहीं हो रहे हैं। हम किसी क्षेत्र में दुनिया में लेवरेज नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हम दुनिया में सबसे ज्यादा घर में भी बाहर भी लेबर सप्लायर है। सारी दुनिया में हम झाड़ू पोछा करने, घर में चौकीदारी करने, छोटे मोटे काम करने वाले आदमी सप्लाई करते हैं और वही इजराइल, रूस, सब जगह वही हम करने जा रहे हैं। भारत में मुसलमान को दूर दूर हटो, वहां दुबई गए हुए तो उससे गले में झप्पी ले रहे हैं। वो कौन है भाई? डिप्लोमेसी है, वो सबसे निचले मतलब स्तर पे चली गई। अब भारत को कोई सीरियस नहीं ले रहा। तो किसी को गले में जकड़ लेना, किसी का हाथ पकड़ लेना, किसी के कान में कुछ बुदबुदा के खुद ही जोर से हंसने लगना, जिस जगह जाना वैसा मोरपंख लगा लेना, कभी वो पहन लेना, खी करना। उदय कोटक जी का एक बयान आया था कि आने वाले दिन में भारत एक बहुत ही भीषण आर्थिक संकट में पड़ सकता है। It's coming and it's coming big. We must prepare for the worst. तो ये जो संकेत मिल रहे हैं, जो ग्राउंड से जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आ रही हो, चाहे वो उड़ीसा से आ रही हो, कैसा संकेत है ये हमारे भारत के लिए? दरअसल इस समय जो वाकई जो खबरें आ रही हैं, भुवनेश्वर में, उत्तर प्रदेश में कई जगह, उड़ीसा में अनेक जगहों पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं है। मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इसके वीडियो आए हुए हैं। लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं और पेट्रोल पंप वालों के पास कोई जवाब नहीं, चूँकि उनके पास सप्लाई के लिए तेल ही नहीं पहुंचा। कैसे दें इसको? प्रोफेसर अरुण कुमार एक अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि हमारे पिछले जो 75 दिन युद्ध के दौरान ये गुजरे हैं, जो फरवरी में आखिर में शुरू हुआ और अब तक जारी है, इसमें हमारे देश में 700 से ज़्यादा मालवाहक जहाज़ों को तेल, गैस लेके आना था। तो उसमें आया है कि 700-750 जहाज़ की जगह कुल 10 या 12 जहाज़ अब तक पहुँचे हैं इतने दिनों में। आप शॉर्टेज समझ सकते हैं। हमारा जो भंडारण क्षमता है वो भी 30 दिनों से ज़्यादा की नहीं है। कहा जा रहा है वो आधी डिप्लीट हो चुकी है इस चक्कर में, चूँकि हम बीच में चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के दौरान हम झूठ बोल रहे थे कि सब चंगा सी। तो ये जो कठिनाई और परिस्थिति आई, दरअसल मोदी सरकार का टेस्ट नहीं हुआ था। मोदी सरकार के आने के बाद इनकी किस्मत अच्छी रही कि तेल के दाम दुनिया के बाजार में, जो मनमोहन सिंह जी के ज़माने में था, उनको 105 से 108 डॉलर का एवरेज देना पड़ा अपने 10 सालों में, डॉलर पर बैरल का। इनको वो मिला करीब 58 से 65 के बीच। कोई 62 से 65 बताता है, कोई 58 से 65 के बीच, क्योंकि बीच में एक बार विंडफॉल आया था। रूस से एक बहुत सस्ता तेल 40 से 45-48 तक भारत को मिल रहा था डॉलर पर बैरल। तो ये जो है, जो विंडफॉल मिला, इससे इनको 11-12 साल सस्ता तेल मिलने की वजह से ये अर्थव्यवस्था में धमाचौकड़ी मचाते रहे और अपनी पीठ ठोकते रहे, कथित विकास बताते रहे। एक्चुअली वो हमारी इंपोर्ट बिल की वजह से था, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसका एक बड़ा हिस्सा 21-22% तेल खरीदने में ही खर्च होता है। अब इनको देना पड़ रहा है 100, 90, 95, कई बार 105, कई बार स्पॉट परचेज पे उससे ज़्यादा, और खरीद ही नहीं पा रहे हैं।
तो अब इनकी जो कलई है वो बुरी तरह से खुल रही है और देश में हाहाकार मचने की नौबत है। बहुत कठिनाइयों में गरीब आदमी पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि आय करीब 70% लोगों की ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है मोदी जी के ज़माने में। तो जो मोदीनॉमिक्स है वो अब चौराहे पर फेल होती हुई हमारे सामने है और हम पा रहे हैं कि चीज़ों के उनके पास कोई वैधानिक उत्तर नहीं है, जार्गन्स हैं और इलेक्टोरल आप कह सकते हैं कि सिर्फ चुनाव जीतने की योजनाओं में उनकी सफलताएं हैं, बाकी अर्थव्यवस्था को संचालित करने में वो नितांत असफल हुए हैं। उनके 3 सलाहकार, इसी से पता लगता है कि उनके पास कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। 3 प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार अपना दफ्तर छोड़ चुके हैं और जिन्होंने दफ्तर छोड़ा है बाहर निकल के उन्होंने कोई इनके बारे में अच्छी बात नहीं कही है। इसका मतलब नीतियों का अभाव है और नॉलेज का भी अभाव है जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की होनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी का आपने जिक्र किया, इतने बड़े अर्थशास्त्री जिन्होंने देश को बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के ज़माने में संभाल लिया। उन्होंने 2014 में एक बात कही थी नरेंद्र मोदी जी के बारे में। उन्होंने कहा कि इट विल बी डिजास्टर्स फॉर द कंट्री टू हैव नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर, कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश के लिए बहुत खतरनाक, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जी, क्या आपको लगता है कि आज जो देश के हालात हैं तो मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही प्रधानमंत्री मोदी के बारे में वो आज सच साबित हो रही है? वो एक सभ्य इंसान थे, पढ़े लिखे इंसान थे, डेमोगाग नहीं थे, नेता नहीं थे उस तरह के। विपक्ष ने तो उनके बारे में और खासकर मोदी जी वगैरह ने तो उनको हर बात पे उनका मजाक उड़ाया। लेकिन जिन जिन बातों पर उन्होंने मजाक उड़ाया, चूंकि ये डिजिटल दुनिया है, वो सब चीज़ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। चाहे रुपए के गिरने के सवाल पर मोदी जी के व्याख्यान सुन लीजिए जो 14 से पहले उन्होंने दिए हैं, चाहे गोल्ड के बारे में जो उन्होंने बात की थी, या देश की किसी भी नीति के बारे में जो मनमोहन सिंह के ज़माने में ऑप्ट हुई, जो बातें मोदी जी ने कही थी, अब वो सब वीडियो उनके अपने कारनामों के विरुद्ध सामने आके सवाल की तरह खड़े हैं और मोदी जी उन सवालों के सामने लापता है। ये तो मीडिया है जो इस समय इस तरह का मीडिया है जो उनकी हर बात में उसकी पॉलिश करता है और उसको छुपाता है, उसकी ओर से विपक्ष पे और सवालों पे हमला करता है। मतलब मीडिया मैनेजमेंट की वजह से वो अभी तक कायम है, वरना नीतियों की असफलताएं तो उनकी इतनी विकराल हैं और इस देश को इतनी कीमत अब चुकानी पड़ रही है और चुका रहा है देश। और लगातार लोकतंत्र में हमारी रैंकिंग, प्रेस फ्रीडम में हमारी रैंकिंग, ह्यूमन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग, गरीबी में हमारी रैंकिंग, सब चीज़ों में हमारे पास जो आंकड़े हैं, इवन हमारे आंकड़े बनाने में हमारी रैंकिंग आजकल मानी जा रही है दुनिया में कि हम उसमें जालसाजी करते हैं। तो इसी से समझ लीजिए हम कहाँ आ गए। देश में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। जो प्रधानमंत्री के रीसेंट बयान है एक तरह से वो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा लेके आए थे, जो कह रहे थे कि विश्व गुरु बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, वो आज कह रहे कि आम लोग सोना मत खरीदें, यात्रा मत करें। आम लोगों से कहा जा रहा है कि वो सैक्रिफाइसेस करें, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पहले आत्मनिर्भरता ही खतरे में आ गई है भारत की, क्योंकि अब तो ये दुनिया कहने लगी है और ये सर्वस्वीकृत तथ्य सामने है कि कम बोलने वाले, रिजर्व रहने वाले एक सभ्य इंसान मनमोहन सिंह जी भी अमेरिका हो, भारत हो, कहीं हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो बात कहनी चाहिए भारत को, भारत होने के नाते वो कहने में चूकते नहीं थे। अब वो वीडियो आजकल घूम रहा है जिसमें उन्होंने इराक पर अमेरिका के हमले को गलत बताया था, उनके सामने कहा था इट वॉज ए मिस्टेक ऑफ अमेरिका। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री उनको नाम लेके कहे हुए किसी सवाल पर अमेरिका की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, बल्कि उन्होंने अपने भारतीय हितों को, साफ नजर आता है कि अमेरिका के हाथ उनको हम बार बार सौंपते हुए देख रहे हैं और उन पर आरोप लग रहा है कि एक उद्योगपति जो उनके दोस्त हैं उनकी संरक्षा में वो भारतीय हितों की बलि अमेरिका के सामने चढ़ा रहे हैं। अमेरिका महंगे हथियार हमें बेचने की कोशिश करता है, महंगा हाइड्रोकार्बन बेच रहा है और हम उससे ज्यादा खरीद रहे हैं। अब ये किसका नुकसान कर रहे हैं? अगर कोई चीज बाजार में हमें 1 रुपए की मिल रही है, उसकी जगह हम 2 रुपए की अमेरिका से खरीद के अमेरिका को खुश करने का काम कर रहे हैं, तो ये देश हित कैसे हुआ? और ये हम ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम उनसे महंगी LNG खरीद रहे हैं जिसका भाड़ा ज्यादा है, जिसका समय ज्यादा है, जिसकी कीमत ज्यादा है। महंगा हम क्रूड खरीद रहे हैं जिसका भी भाड़ा ज्यादा है, इंश्योरेंस ज्यादा है और उसकी समय सीमा पहुंचने की ज्यादा है। पिछले 2025 में हमने यही किया।
हमने सस्ता क्रूड की जगह महंगा क्रूड खरीदा और उनकी वजह से हमने ईरान से क्रूड खरीदना और तेल खरीदना बंद किया 19 में। इस समय हम रूस से खरीदना बार बार बंद कर रहे हैं और अब हम इस समय परमिशन मांगने गए हुए हैं वहां कि हमको साहब फिर से रूस से खरीदने की परमिशन दीजिए। ये क्या हो गया है? ये तो देश की आजादी वगैरह की संप्रभुता को गिरवी रखते हुए हमें लोग मिल रहे हैं जो इसके पहले शोर मचाते थे कि वो उनका 56 इंच का सीना है और वो बड़े बहादुर हैं और मनमोहन सिंह बड़े कायर हैं और ये है और वो है। और हम पाते हैं कि चीन का सवाल हो या अमेरिका का सवाल हो, दो महाशक्तियां जो आमने सामने हैं, हमारे महाबली का उन महाशक्तियों की ओर देखने की हिम्मत नहीं है। बोलना तो बहुत बड़ी बात है। ये जो डिबेट चल रहा है मीडिया में कि भारत एक आर्थिक संकट के मुहाने पर है, लेकिन जो गोदी मीडिया का जो कार्यक्रम हो रहे हैं किस तरीके से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये एक वैश्विक संकट है, यानी ये ग्लोबल क्राइसिस है और इसमें सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश जो ऑयल वगैरह पे निर्भर है वो सभी देश में मतलब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो क्राइसिस आई है वो किसी एक दिन की क्राइसिस नहीं है या 1-2 महीने की क्राइसिस नहीं है? इसके जो डेंजर साइन है वो एक ही आंकड़ा लें, युद्ध तो हमारा 28 फरवरी को 2026 में शुरू हुआ है। 28 फरवरी 2026 के पीछे चले जाएं, दुनिया में पिछले 2 सालों में जो करेंसी प्रमुख करेंसीज में डॉलर के अगेंस्ट सबसे नीचे गई है वो भारतीय रुपया है। इसका क्या उत्तर है इन कलाकारों के पास? वो क्यों? इसका क्या उत्तर है कि पिछले 3 साल से एफडीआई हमारे देश में एफआईआई एफडीआई इतना नीचे चला गया है कि 0 तक पहुंच गया है और वो हमारे यहां आना ही नहीं चाहता। इसका क्या उत्तर है कि हमारा जो शेयर मार्केट है वो पिछले 3 वर्षों में डॉलर टर्म में अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे घटिया मार्केट में बदल गया है। इनके उत्तर क्या है? और हमारा रुपया जो है डॉलर के आगे टूटते टूटते कहां तक पहुंच गया है? दुनिया में और कौन सा रुपया है? बाकी कौन पीछे जा रहा है? यूरोप की कौन सी करेंसी पीछे चली गई? एशिया की कौन सी चली गई? कोई करेंसी पीछे नहीं जा रही। ये झूठ है। तो यही मैंने बताया ना कि मीडिया हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री उनकी नीतियों उनकी पर्सनैलिटी को डिफेंड करने के लिए झूठ गढ़ता है, झूठ बोलता है, झूठे प्रोग्राम चलाता है और इस पे सवाल करने वालों को और विपक्ष को प्रताड़ित करने का काम करता है। वो एक्चुअली कुत्ते का रोल करता है, कटखरे कुत्ते का, जिसको ट्रेन किया गया हो लोगों को काटने के लिए। हम लगातार देख रहे हैं कि हमें ये प्रॉमिस किया जा रहा था कि जीडीपी 7% से ऊपर ग्रो कर रही है, लेकिन अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जैसे अरुण कुमार है, प्रणब सेन है, उनका कहना है कि जो जीडीपी का जो डाटा है जिसके बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो पुराना है और वो इन्फ्लेटेड डाटा है। तो एक तरीके से जॉबलेस ग्रोथ ही नहीं, मतलब जीडीपी के आंकड़े भी फजी हैं। उनके सलाहकार रहे, इन दोनों की जगह मैं उनको लाता हूं, खुद इन्हीं प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इसमें 2 अंकों की फजिंग है, साफ साफ 2 से 2.5 अंकों की फजिंग है। तो जो 7 है तो उसको 4.5 समझिए, 6 है तो 3.5 समझिए, इस तरह से इसमें फजिंग है, और 5 है तो 2.5 समझिए। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं 2.5 है। तो ये सब, और अब तो नजर ही आ गया, अब तो विश्व बैंक ने भी कह दिया, IMF ने भी कह दिया कि हम 4 ट्रिलियन भी पूरे नहीं है, और हमने स्वीकार भी कर लिया, हम 6वें नंबर पर आ गए। इसलिए आए कि हमारे सब आंकड़े फर्जी थे, हम झूठ बोल के अपने को तीसरा चौथा बना रहे थे, पीठ ठोकवा रहे थे और मीडिया में हल्ला कर रहे थे। अब जब आकलन हुआ, आंकड़ा आया तो पता लगा, और अब तो रोज रुपया नीचे जा रहा है, तो ये रोज कम होता जाएगा, क्योंकि आपका तो रुपए में है, रुपया जब नीचे जाएगा डॉलर उतना ही कम होता चला जाएगा। इसी बीच सर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी सी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की, और वो मीडिया में ये दिख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जितने भी बड़े बड़े CEOs हैं कंपनी के, चाहे वो एप्पल के हो या फिर एनवीडिया वाले हो, हाँ, सबको लेके गए थे और वहां पे एक बहुत बड़ी डील की है उन्होंने। सेमीकंडक्टर चिप जो कल तक अमेरिका बोलता था कि चीन को नहीं देगा, वो देने के लिए राजी हो गया है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल चीन से जाता है अमेरिका को। तो ये उनके लिए विन विन सिचुएशन हो गया, और ट्रंप एक तरीके से व्यापारी की तरह वो शी जिनपिंग के साथ डील कर रहे थे। लेकिन वही कुछ दिन पहले जो इंडिया है, मोदी जी है, वो अमेरिका से उनको परमिशन लेनी पड़ रही है रशियन क्रूड ऑयल की। आपने देखा कि LNG का टैंकर भी किस तरीके से रोक दिया गया था। तो एक तरफ जो है चाइना अमेरिका एकजुट हो रहा है, और एक तरीके से दोनों दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल शक्तियाँ बन रही है। और एक बयान और आया है कि अमेरिका के ही किसी सेक्रेटरी ने बोला है, सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी के, कि अब इंडिया के साथ हम रिश्ते सुधारने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जब आपकी दृष्टि दोष होता है तो आप यहीं पहुंचते हैं जहां हम पहुंच गए हैं, जहां हम हैं। एक्चुअली
हमारे पूरी राजनीति का, विचार का, बातचीत का, मीडिया का, सारे हमारे संवाद का लक्ष्य पाकिस्तान है। हम हर बात इस बात पे करते और यहीं ख़त्म हो जाते हैं कि हमारे यहाँ 100 रुपये का तेल है, 107 रुपये का है, तो उसके यहाँ 300 रुपये का है। हमारे टीवी चैनल, उनको आप देख लीजिए तो 365 दिन में 165 दिन वो पाकिस्तान केंद्रित है। और हमको उन्होंने पाकिस्तान से भी बदतर बना दिया है मोदी जी के राज में। हम सिर्फ एक दुनिया में अपने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले देश के तौर पर बदल गए हैं। एक ऐसे समाज में बदल गए जो खुद में अपने आप गृह युद्ध कर रहा है, जिसकी सरकार अपने ही देश में खुद गृह युद्ध नियोजित करती है, जो इस देश के नागरिकों को आपस में लड़ा के राजनीतिक सफलता पाने की कोशिश करती है। हम एक ऐसे घटिया समाज में बदलते जा रहे हैं जो आज के आधुनिक मानवीय जो मूल्य हैं, उनमें सब चीज़ों में अब उन मूल्यों की हत्या करते हुए लोग मिल रहे हैं। हम इतने बड़े देश हैं, हमारा टूरिज्म ही नहीं हो रहा, कोई आना ही नहीं चाहता। दुनिया के बाहर के लोग हमारे यहाँ सस्ते टूरिस्ट आते थे, महंगे वाले तो कभी आए नहीं। सस्ते जो टूरिस्ट यूरोप के आते थे अब वो भी नहीं आते, चूंकि इतनी खबरें हमारे बारे में हैं कि हम बहुत गंदे लोग हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए शौचालय वगैरह नहीं मिलते, पूरा दिन घूमते रह जाए, कहीं जगह नहीं होती। हमारे यहाँ सुरक्षा स्त्री की बहुत कठिन है, और विदेशी स्त्रियां वगैरह जैसा उनका ओढ़ना पहनना बोलना है, उसको देख के हमारे यहाँ ऐसी हमने भीड़ तैयार कर रखी है पुरुषों की, जो स्त्री जात के नाम पे उनकी सोची समझ नहीं है कि वो नॉर्मल बिहेव कर सकें। वो उनको खा जाने वाली मुद्रा में मिलते हैं और तमाम कांड होते रहते हैं हमेशा। तो असुरक्षित हैं, निहायत गंदे हैं हम, और निहायत असभ्य हैं हम। तो हमारे यहाँ टूरिज्म नहीं डेवलप हो रहा है, तो हम ये इससे वंचित हैं। इस तरह के घटिया लोगों की भरमार आ रही है जो सिर्फ गाय गोबर यही सब बेच रहे हैं, इसमें ठगी कर रहे हैं, पूरे समाज को ठग रहे हैं। इस देश को तबाह करने में वो जहां ले जा रहे हैं, न हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छा है, न सोशल सेक्टर अच्छा है, न एजुकेशनल सेक्टर अच्छा है, और पॉलिटी हमारी गृह युद्ध पैदा कर रही है। तो हम चीन के अगर संदर्भ लाएंगे तो हम हंसी के पात्र ही बन सकते हैं। हमने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री चीन की ओर देख नहीं सकते, बोलना तो बहुत बड़ी बात है, तो फैसले क्या लेंगे वो? हम रोज हर साल हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ रहा है। एक ही चीज में हमारी तरक्की है, इनके जमाने का चार्ट उठा लीजिए 12 साल में, कि चीन से भारत का व्यापार घाटा प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है, वही हमारी असलियत बताने के लिए काफी। सर, मीडिया में इस तरह का नैरेटिव क्यों चलता है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? भाई मीडिया को इसके लिए मीडिया जिंदा ही इनकी वजह से है। हमारे करीब 450 टीवी चैनल हैं और मीडिया ग्रुप्स हैं, जिसमें से 4-5 को छोड़ के सब बुरी तरह से कंगाल हैं, और ये सब सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर है। एक तो ये बात है, दूसरे इन सब में कारपोरेट कैपिटल आ गई है, और हमारे यहाँ के कारपोरेट्स को क्रोनी कैपिटल ने कब्जा कर रखा है। ऊपर के जो लोग हैं वो सरकार से मिलकर व्यापार करते हैं, हमारे बैंकों वगैरह को लूट के भागे हुए लोग हैं। इनमें से कोई इन्वेंटर नहीं है, इन्होंने कोई किसी बिजनेस मॉडल की या किसी प्रोडक्ट की खोज करके अपने को बड़ा नहीं बनाया है। इन्होंने अपने पसंद का नेता खोज के अपने को बड़ा बनाया है। अपनी पसंद के नेता को बड़े पदों पर लाते हैं, फिर उससे ये सिस्टम की लूट के जरिए अपने को बड़ा बना लेते हैं। ठेका पट्टी सब लूट लेते हैं, संसाधन लूट लेते हैं, और जो देश में संसाधन है वो इस तरह के कानून कायदे बनवा लेते हैं कि वो इनके हाथ में चले जाते हैं फ्री में। और हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, बीमा का सिस्टम है, इंश्योरेंस सिस्टम है, उससे सबसे बहुत सारा ये लूट मार कर लेते हैं। यही कर करके हमारे लोग बड़े हुए हैं कथित तौर पर। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ इन्वेंशन नहीं हो रहे हैं, हम किसी क्षेत्र में दुनिया में लेवरेज नहीं पैदा कर पा रहे हैं। चीन ने क्यों आज वो अमेरिका उसके पास इतनी बड़ी फौज लेके अपने उद्योगपतियों की गया, और लगभग उसने एक और बात इन्होंने नहीं कही अपने सवाल में, मैं बता रहा हूं, ताइवान पर अमेरिका ने अपने आप को नरम कर लिया है। एक तरह से ताइवान हार के लौटा है ट्रंप इस बार। ये बहुत बड़ी परिघटना हुई है, बिना लड़े चीन को ताइवान मिल गया है झोली में। ताइवान पे काफी नरम रुख सर, अगर एक सेकंड के लिए मान भी ले कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो अरे भाई कैसे मान ले, कोई असर क्यों नहीं आ रहा? जॉब्स कहाँ? ये सब मानने का, हमारे पास 150 करोड़ आबादी है, हमारी पर कैपिटा इनकम जो है बढ़ी नहीं रही है। 2800-2700 है, उसमें जो हमारे बड़ी आबादी वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, बिहार की 800 है। 800 होती है वो सब सहारन अफ्रीका के दलित देशों की, सोमालिया वगैरह की।
सर्विस सेक्टर में सबसे जो ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन होता है वो है आईटी सेक्टर का। जी जी। और आईटी सेक्टर जब से ये एआई बूम आया है, जिस तरीके से अब कोडिंग रिलेटेड जॉब्स एआई के द्वारा हो रहे हैं जी, तब से ये खबर आ रही है, कई सारे एक्सपर्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि आने वाले 18 महीनों में जो आईटी सेक्टर इंडिया का है वो और एक तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि 24 महीने, 18 महीने, 30 महीने, इस तरह की कई फिगर्स हैं। इनको हम सबसे लंबी फिगर 30 महीने की ले लें, या चलिए तो यानी 30 महीने के बाद हमारे पास इस सेक्टर का जो हमारा सबसे प्रमुख सेक्टर है और हमारी जो बाहर से आने वाली इनकम, उसका मतलब उसकी ग्रोथ जो है 55% के आसपास थी हमारी। तो यही एक सेक्टर था जिसमें हम आगे थे, जिसकी वजह से हम अर्थव्यवस्था में अपनी पीठ ठोक रहे थे। इसके बाद हमारे पास सिर्फ लेबर रह जाएगा। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा, घर में भी बाहर भी लेबर सप्लायर है। सारी दुनिया में हम झाड़ू पोछा करने, घर में चौकीदारी करने, छोटे मोटे काम करने वाले आदमी सप्लाई करते हैं, और वही इजराइल, रूस, सब जगह वही हम करने जा रहे हैं। हमारे पास और कुछ नहीं है। मनुष्य, जो हमारे मनुष्य से मनुष्य पैदा हो रहे हैं, उनको भेज के उनसे, उनके रेमिटेंस से हम अपनी ये अय्याशी हो रही है हमारे नेताओं की कि दुनिया में सबसे ज्यादा विदेश घूमने वाले प्रधानमंत्री भारत के हैं। मैं उस पे लगभग 100 देशों में घूम चुके हैं ये, अभी फिर निकले हुए हैं, सबको तेल कमी करने का वो कर रहे हैं, फिर घूमने निकले हुए हैं। भारत में मुसलमान को दूर दूर हटो, वहां दुबई गए हुए हैं तो उससे गले में झप्पी ले रहे हैं। वो कौन है भाई? वो कुछ स्पेशल मुसलमान होते हैं, कुछ साधारण मुसलमान होते हैं। तो अजीब समस्या है। 100 से ज्यादा देशों की यात्राएं अपने कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। उसके बाद भी भारत की जो डिप्लोमेटिक नीति है, डिप्लोमेसी है, वो सबसे निचले मतलब स्तर पे चली गई है। अब भारत को कोई सीरियस नहीं ले रहा। जैसा कि हम कह रहे थे कि चाइना और अमेरिका के बीच डील हो गया है, ताइवान के मुद्दे पे भी अब ट्रम्प मान गए हैं। तो इन सब से फ़ायदा क्या हो रहा है? क्योंकि जो आंकड़े हैं कि कितना विदेश दौरों पे इन्होंने खर्च किया है, उसके आंकड़े सुन के तो आप और हम दंग रह जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने विदेश नीति के साथ साथ आर्थिक नीति के साथ साथ सारी नीतियों को कूड़े में फेंक दिया है? भाई देखिए, जैसे आर्थिक मामलों में हुआ कि आप 3-3 बार अपने सलाहकार बदलने पे मजबूर हैं। जिनको जिनको आपने सलाहकार बनाया, बाहर निकल के उन सब लोगों ने आपकी कार्य प्रणाली की आलोचना की। आपके अपने बनाए हुए लोगों ने, आपसे पहले किसने की और बाद में कौन कर रहा है उसको छोड़ देते हैं। जिन्होंने आपके साथ काम किया, आपके खुद के इंटरव्यू है कि आप कोई फाइल नहीं पढ़ते। तो इससे पता लगता है कि आपका खुद का, आपने कहा खुद स्वीकार्य है, मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, आपने खुद कहा आप फाइल नहीं पढ़ते। तो आप फाइल नहीं पढ़ते, आप खुद कह चुके आप ठीक से पढ़े लिखे नहीं हैं। और जो आप बोलते हैं बाहर, उससे भी पता लगता है कि निश्चित तौर पर आप नेता बहुत बड़े हो सकते हैं, आपके भाषणों में बहुत से लोग मोहित हो सकते हैं, आपके व्यक्तित्व से बहुत लोग प्रभावित हो सकते हैं, मेरी उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक नागरिक के तौर पर मुझे आप में ऐसी कोई योग्यता नजर नहीं आती जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर कोई आपसे प्रभावित हो। तो किसी को गले में जकड़ लेना, किसी का हाथ पकड़ लेना, किसी के कान में कुछ बुदबुदा के खुद ही जोर से हंसने लगना, और कपड़े 25 तरह के बदल लेना, जिस जगह जाना वैसा मोरपंख लगा लेना, कभी वो पहन लेना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई राजनय है। दुनिया में मैंने तो नहीं पढ़ा लिखा है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं भी, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूं, अक्षर ज्ञान है मुझे, उस अक्षर ज्ञान के जरिए भी अगर हम पढ़ते हैं ये सब, इतना कोई भी गूगल कर सकता है, कोई भी चीज़ों को पढ़ सकता है। एक क्वेश्चन हम किसी भी एआई के टूल पे डाल के पूछ सकते हैं कि विदेश नीति को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। क्या कपड़े बदलना, खीखी करना, किसी को झप्पी मार लेना, बहुत यात्राएं करना, अच्छे जहाज में चलना, अच्छी खुशबू लगाना, ये चीज़ करती हैं या कुछ और? तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इसका प्रयास कर सकता है और करना चाहिए। आप सबको, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो, अपने लेवल पे खुद पढ़ लीजिए, मेरे कहना मत मानिए। पूछिए कि क्या ये चीजें प्रभावित करती हैं। उससे ये भी पूछिए कि ये सब करके भारत को 12 साल में क्या क्या मिला है। आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। मेरे कहने से कोई उत्तर से आप सहमत न होइए, स्वयं जांच कीजिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूं।